नमस्कार, मैं शिवानी सोनी आप सभी का तथास्तु आईसीएस के हिंदी परिवार में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हम यहाँ पढ़ रहे हैं द हिंदू की इम्पोर्टेंट न्यूज़। चूंकि आज सैटरडे है हमारा, तो हम यहाँ करेंगे रिवीजन। ठीक है, पर रिवीजन किस तरह से करेंगे कि जो हम टॉपिक पढ़ चुके हैं उनसे संबंधित जो हमें लग रहा है कि प्रश्न रह चुके हैं, ठीक है, रह गए हैं जिनकी हमने प्रैक्टिस नहीं की है, तो आज हम उनकी प्रैक्टिस करेंगे। तो वीडियो पूरी देखना, ठीक है। और सैटरडे से संबंधित जो भी कुछ न्यूज़ होगी तो हम उसको मंडे को कवर कर लेंगे, तो बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। करंट अफेयर्स के कोई भी आपके टॉपिक छूटेंगे नहीं, ठीक है। चलो तो स्टार्ट करते हैं हम हमारी वीकली न्यूज़ को। तो आज है 15 फरवरी, ठीक है, दिन है शनिवार। चलिए, न्यूज़ पे चलने से पहले आपको कुछ इन्फॉर्मेशन तथा ओएसीएस की तरफ से यूपीएससी प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज चल रही है जिसका नाम है प्री श्योर। ये टेस्ट सीरीज स्टार्ट हुई है 15 दिसंबर से। तो जिन लोगों को इस बार यूपीएससी का प्रीलिम्स देना है तो ये टेस्ट सीरीज एक बार विजिट कर सकते हैं, ताकि उनकी प्री की तैयारी बहुत बेहतर हो सके और उनको समझ में आए कि हाँ कहाँ परेशानियां हमें आ रही हैं, उन परेशानियों से संबंधित रिविजन करें, ठीक है, और अपना एक बार प्रीलिम्स क्लियर करें। ओके, जीएस फाउंडेशन का मॉर्निंग बैच जो कि स्टार्ट हुआ है दिसंबर से, पीएसआई ऑप्शनल पढ़ाया जा रहा है मनोज सर के द्वारा। जिन लोगों का पीएसआई ऑप्शनल है वो ये कोर्स एक बार विजिट कर सकते हैं। ये बैच स्टार्ट हुआ है 28 जनवरी से। वहीं यूपीएससी मेंटरशिप प्रोग्राम जिसका नाम है पार सारथी, ये स्टार्ट हुआ है 10 फरवरी से। यहाँ आपको बेस्ट मेंटर मिलेंगे जो गाइड करेंगे कि आपको यूपीएससी के सफर को किस तरह से जीना चाहिए, ठीक है, क्या क्या परेशानियां आती हैं तो उन परेशानियों से कैसे निपटना चाहिए, सारी चीजों के बारे में आपको गाइड करेंगे। राइट, चलिए रिवीजन करने के लिए आज जो मुझे लगा इस हफ्ते भर में जो टॉपिक है हमारे उनको क्या रिवीजन करना है हमें, तो उन टॉपिकों में से 4 टॉपिक मैं आपके लिए लेके आई हूँ, ठीक है। खासकर जब हमने ये वाला टॉपिक पढ़ा था तो इसमें हमने कई सारी योजनाओं के बारे में पढ़ा था, ठीक है। जब क्लास ली थी मैंने तो किसी का कमेंट आया था कि जो योजनाओं से संबंधित है उसका एक प्रश्न करवा दीजिए, ठीक है। तो यहाँ हम योजनाओं से संबंधित प्रश्न करेंगे, ठीक है, ताकि जो बजट में जिन योजनाओं के बारे में मेंशन किया गया है एटलीस्ट इतना होना चाहिए हमें कि हम उन योजनाओं को तो अच्छे से पढ़ लें, ठीक है, उनके आउटकम हम अच्छे से देखें, उनके लक्ष्य उद्देश्य अच्छे से देखें, कब स्टार्ट हुई, सारी चीजों के बारे में हम देखें, ठीक है। चलिए, तो पहला हमारा टॉपिक है पेरिस में एआई एक्शन समिट, ठीक है। इस हफ्ते हमने पेरिस का एआई एक्शन समिट बहुत देखा, ठीक है, इसके बारे में हमने डिटेल में चर्चा भी की, ठीक है। हम अध्यक्ष और सह अध्यक्ष हमें इतने ज्यादा रट चुके हैं कि अगर हमसे कोई सपने में भी पूछेगा तो हम इसका सही सही जवाब दे सकते हैं। राइट, चलिए तो हम पढ़ते हैं इसका प्रसंग क्या बता रहा है कि भारत और फ्रांस द्वारा सह मेजबानी किए गए एआई एक्शन समिट में वैश्विक नेताओं और नीति निर्माताओं को विशेषज्ञ एआई प्रगति चुनौतियों का विचार विमर्श किया गया, ठीक है। इस सम्मेलन का एक प्रमुख लक्ष्य ऐसे शासन ढांचों की स्थापना करना है जिससे एआई लाभ सभी को, विशेष रूप से ग्लोबल साउथ, है ना, यानी कि विकासशील देशों को मिल सके। अब देखो, रिवीजन करने का मतलब ये तो होता नहीं है कि जो हमने अपनी वीक डेज में हमने ये वाला जब टॉपिक पढ़ा था तो हम इसका डिटेल में पढ़ रहे थे। रिवीजन करने का मतलब होता है जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, उसको हम रिवीजन करेंगे, ठीक है। क्योंकि हमारा दिमाग ऐसा है कि एक बार लिख दिया तो ऐसा नहीं कि बिल्कुल छप गया, ठीक है, चीजें और भी बहुत सारी आती रहती हैं, है ना, तो जो लिखा हुआ है वो मिटता रहता है। तो जो मैंने आपके दिमाग में एआई एक्शन समिट के मुख्य बिंदु लिखे हैं उनको और अच्छे से मैं आपके दिमाग में एकदम उतार दूं, इसलिए आज मैं आपके सामने ये मुख्य बिंदु रिवीजन करवा रही हूँ, ठीक है। चलो, तो पहला हमने रिवीजन करेंगे, पहला हम पॉइंट देखेंगे तकनीकी रोजगार पर ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य, यानी कि यहाँ पे मोदी जी ने बताया था कि तकनीकी उद्योगों में जिस तरह के परिवर्तन आ रहे हैं तो आपको इस बात पे बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है कि एआई आएगा तो आपकी नौकरी छिन जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे ऐसा होगा कि अगर एआई आएगा तो आपके लिए अनेक अवसर लेके आएंगे, साथ ही साथ नए रोजगार भी लेके आएंगे, बशर्ते कि आप उस एआई के साथ कदम मिला के चलें। या तो अगर आप पहली बार एआई से संबंधित संपर्क में आ रहे हैं तो उस कौशल को सीखने का प्रयास करें, और अगर आप एआई के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं तो उस एआई से संबंधित, है ना, चीजों के बारे में और ज्यादा जानने की कोशिश करें, ठीक है। पहली चीज तो हमने ये देखी थी कि भाई एआई आ रहा है आपकी नौकरी जा रही है, ऐसा जरूरी नहीं है, तो ये पहला पॉइंट हो गया। भाई दूसरा पॉइंट बताता है कार्यबल में पुनः कौशल विकास, जहां हमने बात की थी पुनः कौशल और उन्नत कौशल। पुनः कौशल की बात आ रही है कि जहां व्यक्ति ने अगर पहली बार एआई देखा है तो उसमें कौशल विकसित करे, ठीक है। और वहीं दूसरी तरफ हमने देखा कि अगर एआई थोड़ा बहुत एआई के बारे में व्यक्ति थोड़ा बहुत जानता है तो उसमें और ज्यादा पारंगत हो, है ना। राइट, चलिए हम चलते हैं हम हमारी तीसरे मुख्य पॉइंट पे। वो क्या बता रहा है कि वैश्विक सहयोग से एआई शासन,
यानी कि एआई प्रणालियों में साझा मूल्यों को बनाए रखने, जोखिमों का समाधान करने, विश्वास बढ़ाने के लिए वैश्विक स्तर पर संयुक्त प्रयासों की हमें बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। हम इसमें ये देखते हैं कि हम जितने बड़े लक्ष्य लेके चल रहे हैं एआई को लेके, उन्हीं के लिए हमें अगर उस लक्ष्य को पूरा करने में अगर कुछ चुनौतियां हमारे सामने आती हैं, तो उन चुनौतियों को पूरा करने के लिए हमें वैश्विक सहयोग की अत्यधिक आवश्यकता है। राइट, वही हमारा चौथा पॉइंट बोलता है ग्लोबल साउथ के लिए समावेशिता। हम ऐसा नहीं हो कि एआई का जो लाभ है सिर्फ चुनिंदा देशों को मिले, हम ये चाहते हैं कि एआई में समावेशिता बढ़े। अगर एआई के विकास में ग्लोबल साउथ को भी अगर एआई का लाभ मिलता है, तो उनके लिए एक कुछ अलग और कदम हमारे सामने आ सकते हैं, उनके लिए अलग लाभ हमें मिल सकता है। यानी कि ग्लोबल साउथ को हम सुनिश्चित करने की आवश्यकता बताई, किस लिए? लाभ के लिए। और ओपन सोर्स सिस्टम विकसित करना शामिल है। ओपन सोर्स सिस्टम मतलब वही कि इतना बड़ा डेटाबेस और इतनी बड़े अगर टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं हम, तो ऐसा ना हो कि ये सिर्फ चुनिंदा देशों के पास रह जाए, ये इस तरह से विकसित हो, ठीक है, ताकि ग्लोबल साउथ के लिए भी एआई के लाभ मिल सके, ठीक है, यानी कि ओपन सोर्स सिस्टम ग्लोबल साउथ वाली कंट्रीज के लिए भी अवेलेबल हो। राइट, चलिए अब नैतिक एआई विकास की बात करें कि इसमें क्या बता रहा है कि जो पूर्वाग्रह से मुक्त डेटाबेस तैयार करना, ठीक है, जनता केंद्रित एआई अनुप्रयोग के विकसित करने की आवश्यकता को रेखांकित करता है। मैंने आपको बहुत डिटेल में समझाया था पूर्वाग्रह मुक्त, जहां मैंने आपको बताया था कि जो डाटा पहले के आधार पे पड़ा हुआ है, ठीक है, यानी कोई प्रतिसत्तात्मक समाज है, और अगर आप एआई पर सर्च करोगे कि नौकरियों के मामले में सबसे अधिक नौकरियां कौन कर सकता है, ठीक है, तो हम देखेंगे कि अभी भी डाटा के माध्यम से आएगा कि भाई पुरुष ही ज्यादा भागीदारी देते हैं नौकरी करने के माध्यम में, महिलाओं का उतना हाथ नहीं है, ठीक है। पर लेकिन जिस तरह से डाटा चेंज हो रहे हैं उसमें हम ये देख सकते हैं कि अब महिलाएं भी कहीं ना कहीं बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही हैं, किस चीज के लिए? नौकरियां करने के लिए, ठीक है। तो इस तरह की जो पूर्वाग्रह है उनसे मुक्त होना है। 3-4 पॉइंट हमने समझे, चलो हम फटाफट से एक बार और देखते हैं क्या है ये। देखो, पहली चीज, डरने की जरूरत नहीं है, एआई आ रही है तो आपकी नौकरी चली जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। दूसरी चीज, एआई के साथ आप अपने एआई को सीखो, अगर आप थोड़ा बहुत जानते हो तो उसको और ज्यादा डेवलप करो, ठीक है। तीसरी चीज, अगर एआई संबंधित कहीं चुनौतियां आती हैं तो हमें जरूरत है वैश्विक सहयोग की। चौथी चीज, हमें जरूरत है कि ग्लोबल साउथ के लिए भी हम कहीं ना कहीं एआई की बात करना चाह रहे हैं। और नैतिक एआई विकास की बात हम ये करना चाह रहे हैं कि हमारा जो पूर्वाग्रह से मुक्त डाटा है वो कहीं ना कहीं हमें मिले, ताकि और लोगों को क्या बोलते हैं इसको के पूर्वाग्रह से मुक्त होके, यानी कि बायस फ्री होके लोग सोच सके, ठीक है, कि पहले जो चीजें आ रही हूँ, आपका ध्यान और आपका विकास सिर्फ उन्हीं डाटाओं पे केंद्रित ना हो, बल्कि वो डाटा एनालाइज इस तरह से हो कि आज किस तरह की चीजें चल रही हैं उसके माध्यम से लोगों को जानकारी मिले, ठीक है, पूर्वाग्रह से मुक्त। यानी कि चलो, अब मैं उम्मीद कर रही हूँ आप इसका सवाल का सही जवाब दोगे, ठीक है, क्योंकि हम ये टॉपिक दूसरी बार पढ़ रहे हैं, तो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहूंगी कि जो लोग मेरी क्लास में आते हैं वो इसका गलत जवाब दें, ठीक है। कार्यबल के कौशल विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है, ठीक है। पहला बताता है कि प्रधानमंत्री ने कार्यबल को एआई से जुड़ी तकनीक परिवर्तनों के लिए पुनः कौशल और उन्नत कौशल पर ध्यान देने की आवश्यकता बताई है, ठीक है। और कौशल विकास केवल सरकारी संस्थाओं द्वारा संचालित कार्यक्रम तक सीमित है। वहीं तीसरा स्टेटमेंट बताता है कि एआई के कारण पुराने उद्योग समाप्त हो जाते हैं और नए प्रकार के रोजगार अवसर विकसित होते हैं, ठीक है। आप आराम से इसका जवाब दे सकते हो, ठीक है। इसके सही ऑप्शन, मतलब जो आपके ऑप्शन है वो ये है 1 3 2 3 1 2 उपरोक्त में से सभी, ठीक है। तो इसका मुझे आप उत्तर, जब ये लाइव क्लास चल रही होगी तो सभी लोग कमेंट करेंगे, ठीक है, ओके, और सही जवाब देंगे, सिर्फ कमेंट नहीं, कमेंट भी करेंगे प्लस सही जवाब भी देंगे, ओके। ये हमेशा दिमाग में रहना कि मैं देख रही हूँ आपको, ओके। तो बताओ जरा, कमेंट करना फटाफट, थोड़ा सा मैं आपको टाइम देती हूँ ताकि आपको सोचने का और कमेंट करने का समय मिल पाए कि इसका सही जवाब क्या होगा। चलिए, मैं उम्मीद कर रही हूँ आप सभी लोग सही जवाब देंगे, ठीक है। पर इसका सही जवाब होगा अपना, क्योंकि केवल सरकारी संस्थाओं के लिए नहीं है, ठीक है, सभी के लिए, तो ये वाला गलत हो जाएगा, तो अपना सही आंसर होगा ये, ओके। चलो, अब हम चलते हैं हमारे दूसरे आर्टिकल पे, ठीक है, दूसरे रिवीजन वाले टॉपिक पे। वो क्या है? यूएस एड, है ना, जहां हमने देखा था कि ये जो एजेंसी है ये अमेरिकी गवर्नमेंट के द्वारा बनाई गई एजेंसी है, जिसका काम क्या होता है कि जो देश हैं, अन्य देश हैं, वहां पे ये आर्थिक सहायता देती है, ठीक है। आर्थिक सहायता किन किन क्षेत्रों में? तो स्वास्थ्य, शिक्षा, ठीक है, और
और भी बहुत सारे क्षेत्र हैं, ठीक है, जैसे आर्थिक विकास करना है, स्वास्थ्य विकास करना है, शिक्षा के माध्यम में विकास करना है, तो इन क्षेत्रों में कहीं ना कहीं इस एजेंसी के माध्यम से आर्थिक सहायता दी जाती है। ओके, पर लेकिन हाल ही में कुछ ऐसा हुआ है कि अमेरिकी गवर्नमेंट ने इस पर रोक लगा दी है। कितने दिनों के लिए? 90 दिनों के लिए। और क्या बोला है कि नहीं, अब हम 90 दिनों के लिए इस पर रोक लगाते हैं और इस एजेंसी के माध्यम से कोई भी आर्थिक सहायता नहीं दी जाएगी। ठीक है, इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं, ठीक है, पर लेकिन हमारे लिए पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा ज़रूरी ये है कि इस एजेंसी की स्थापना कब हुई, किसके माध्यम से हुई, ये काम क्या करती है, ठीक है, और किन किन क्षेत्रों में काम करती है। ठीक है, चलो, तो हम ये वाला टॉपिक पढ़ चुके हैं, पर फिर भी हम एक बार और रिवीजन करेंगे। क्या बता रहा है हमारा न्यूज़ का कंटेक्स्ट कि 20 जनवरी 2025 को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया है, कार्यकारी आदेश जारी किया, जिसमें बोला कि 90 दिनों के लिए विदेशी विकास सहायता को स्थगित करने की घोषणा की है। ठीक है, दूसरा पॉइंट ये बताते हैं, इसका उद्देश्य है कि सहायता कार्यक्रमों की प्रभावशीलता और अमेरिकी विदेश नीति के अनुरूपता का मूल्यांकन करना है। इसका उद्देश्य क्या है कि सहायता कार्यक्रमों की प्रभावशीलता, ठीक है, और अमेरिकी विदेश नीति की अनुरूपता का हमें क्या करना है, पूर्व मूल्यांकन करना है। अब ये जो निर्णय है, यूएसएड के वैश्विक संचालन को निलंबित कर दिया गया है, जिसमें लगभग 10,000 कर्मचारियों के प्रशासनिक अवकाश पर भेजे गए। हालांकि कुछ महत्वपूर्ण कार्यों को अपवाद में भी रखा गया है। बहुत सारे इसके पीछे कारण है, ठीक है, कि यूएसएड के तहत आर्थिक सहायता देना बंद कर दी है, पर लेकिन कारण जो भी है, पर लेकिन अभी ये विचाराधीन है ये निर्णय। ठीक है, हो सकता है कि अगर किसी तरह के अन्य प्रेशर आते हैं राष्ट्रपति के ऊपर, तो जाहिर सी बात है शायद हो सकता है ये वापस से स्टार्ट कर दी जाए, और कुछ भी हो सकता है, कुछ भी निर्णय हमारे सामने आ सकते हैं। ठीक है, तो हमारे लिए जरूरी है इसकी पृष्ठभूमि को जानना, यूएसएड है क्या, किस तरह से काम करती है, और सबसे ज्यादा जरूरी किन क्षेत्रों में, जैसा कि मैं बार बार आपको बता रही हूँ। ओके, तो चलो पृष्ठभूमि हम इसकी देखते हैं कि यूएसएड यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका अंतरराष्ट्रीय विकास एजेंसी की स्थापना कब की गई, तो 1961 में। ये कैसी एजेंसी है, तो स्वतंत्र एजेंसी है। उद्देश्य क्या है इसका, लोकतांत्रिक मूल्यों को बढ़ावा देना और वैश्विक शांति और समृद्धि को मजबूत करना। ठीक है, इस सारे आउटकम के साथ, इन उद्देश्यों के साथ हम लेके चल रहे हैं कि अगर हम थोड़ी बहुत अन्य देशों को आर्थिक सहायता देते हैं तो हो सकता है लोकतांत्रिक मूल्य बढ़ सकते हैं, वैश्विक शांति हो सकती है और समृद्धि मजबूत हो सकती है। ठीक है, अंततः अमेरिकी सुरक्षा और आर्थिक हितों का समर्थन भी ये कहीं ना कहीं करता है। ठीक है, प्रभावित क्षेत्र कौन कौन से हैं, यानी कि किन किन क्षेत्रों में कार्य करता है, जो कि मैं आपको बता रही हूँ, ध्यान से सुनना। पहला है स्वास्थ्य, ठीक है, जिसमें हमने देखा था कि HIV, एड्स, टीबी, मातृ और शिशु स्वास्थ्य टीकाकरण कार्यक्रम इसके अंतर्गत आएंगे। ये जो कार्यक्रम है, इनके तहत पैसा दिया जाएगा, किसके माध्यम से, तो यूएसएड के माध्यम से। ठीक है, आर्थिक विकास की अगर हम बात करें तो बुनियादी ढांचा परियोजना, क्षमता निर्माण, अगर किसी तरह का आर्थिक सुधार करना है तो इन क्षेत्रों में पैसा दे सकता है। ठीक है, खाद्य सुरक्षा की बात करें, यानी कृषि विकास की चीजों में, या पोषण कार्यक्रम चल रहा हो तो वहां पे यूएसएड के माध्यम से पैसा दिया जा सकता है। शिक्षा की बात करें तो साक्षरता पहल हो गई और शैक्षिक बुनियादी ढांचे हो गए, तो वहां पे दिया जा सकता है। और जलवायु परिवर्तन में पर्यावरण संरक्षण की बात की जानी हो, या फिर नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना की बात की जानी हो, तो वहां पर भी इस संस्था के माध्यम से, यानी कि इस एजेंसी के माध्यम से पैसा दिया जा सकता है। ठीक है, चलो, ये तो हमने पहले भी पढ़ा था। तो जरूरी क्या है इस सेशन में, अलग क्या है ना, पढ़ चुकी न्यूज को हम वापस क्यों पढ़ रहे हैं, प्रैक्टिस के लिए। क्योंकि अगर आप हफ्ते भर से न्यूज पढ़ चुके हो, ठीक है, अगर आपने उसका रिवीजन नहीं किया तो वो हफ्ते भर की जितनी भी मेहनत की आपने सब पानी में चली जाएगी, है ना। तो ज्यादा जरूरी ये होता है कि आप उसका रिवीजन करें, और रिवीजन ही करके ना छोड़ दें, साथ ही साथ उसके साथ प्रैक्टिस करें, क्योंकि प्रैक्टिस के माध्यम से हमें पता चलता है ना, कि हम चीजों को कहाँ छोड़ रहे हैं, कहाँ हमें और ज्यादा ध्यान से पढ़ने की जरूरत है। ठीक है, ताकि आगे आने वाले जो प्रश्न हो, है ना, उनमें हम ठीक से पढ़ें, समझें और फिर अपने प्रश्न का उत्तर दें। ठीक है, प्रैक्टिस ही है जो भी कुछ है। देखो प्रीलिम्स में तो, है ना, और बाकी मेंस में भी यही काम प्रैक्टिस का है कि आप जितने अच्छे से अपने पूरे आंसर्स को अटेम्प्ट कर लोगे, है ना, वो बढ़िया तरह से अपने आंसर्स को अगर रिप्रेजेंट करोगे तो आपके लिए बेहतर होगा। ये पूरा हफ्ता हम मेंस के क्वेश्चन मैं आपको देती हूँ, ठीक है, अगर मान लो 5 दिन मैंने आपको क्वेश्चन दिए, अगर आपके मोटा मोटी अंदाजा लगा लो मैं 15 से 20 क्वेश्चन अगर आपके पास हो गए, और आपने अगर हफ्ते भर में अगर इतने आंसर लिख भी लिए, तो सोचो आपकी प्रैक्टिस कहाँ जा रही है, प्रीलिम्स की भी और मेंस की भी। पर लेकिन इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है आप अपने प्रति ईमानदार कितने हैं, है ना, क्या आपको जो डीएनए में जो काम दिया जा रहा है वो आप पूरा कर पा रहे हैं या नहीं। ठीक है, यानी कि जो मैं आपको प्रीलिम्स के क्वेश्चन दे रही हूँ वो आप कितनी ईमानदारी से लगा रहे हो, मेंस के क्वेश्चन जो मैं आपको दे रही हूँ वो लिख रहे हो या नहीं, है ना।
सबसे ज्यादा जरूरी तो यही है, और साथ ही साथ जो मैं आपको रिवीजन करने के लिए देती हूँ, है ना, जो आपका स्टैटिक का पोर्शन है वो आप कर रहे हो या नहीं। अगर ये 3 चीजें आप थोड़ी ईमानदारी से कर लोगे तो आपके बहुत चांसेस है कि आपका कुछ हो जाएगा, प्रीलिम्स निकल जाएगा, या फिर हमारे फाइनल हम सिलेक्शन तक भी पहुंचे, ठीक है, क्योंकि छोटे छोटे कदम से ही तो हम अपनी मंजिल पे पहुंचते हैं, है ना। तो अपने प्रति ईमानदार रहो, मेहनत करो, अच्छे से पढ़ाई करो, ठीक है। चलो क्वेश्चन देखते हैं हम। यूएस एड के संचालन से संबंधित कौन से क्षेत्र है, ठीक है, कौन कौन से क्षेत्र इसमें आएंगे। सुरक्षा आ जाएगी, सॉरी स्वास्थ्य आ जाएगा, खाद्य सुरक्षा आ जाएगी, जलवायु परिवर्तन, सैन्य रक्षा आ जाएगी। आपके ऑप्शन है 1 2 3 1 2 सॉरी 2 4 1 4 उपरोक्त में से सभी, ठीक है। अच्छे से समझो, देखो क्या हो सकता है इसका सही जवाब, और फिर कमेंट करो, ठीक है। कमेंट जवाब भी कैसा देना है, सही देना है, गलत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, ओके। चलो थोड़ा सा आपको टाइम देते हैं ताकि आप कमेंट कर पाओ। चलो मुझे मालूम है आप सभी लोग इसका सही जवाब देंगे, है ना। चलते हैं हम हमारे तीसरे टॉपिक पे। तीसरा टॉपिक हम पढ़ चुके थे बजट में, जो लिंग समावेशिता की बात करी गई है, ठीक है, विकसित भारत के लिए, है ना। यहाँ हमने देखे कि जो 4 वर्ग हैं, 4 विशेष वर्गों को लेके आने की बात करें 2047 तक हम क्या हो सकते हैं, विकसित भारत अगर होते हैं तो कहीं ना कहीं हमें इन वर्गों पर ध्यान देने की जरूरत है, ठीक है। और वहीं हमने कुछ विशेष क्षेत्रों पर भी देखा था कि अगर हम इन क्षेत्रों पर भी ध्यान देते हैं तो जैसे 2047 तक हम विकसित हो सकते हैं, राइट। चलो अब हम चलते हैं, रिवीजन करते हैं फटाफट, फिर हम करेंगे हमारे क्वेश्चन, ठीक है, जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। जैसा कि आपकी फरमाइश थी कि इनमें जो योजनाएं हैं उनके माध्यम से आप हमें प्रश्न कराओ, तो चलो मैं लेके आ गई आपके लिए इन योजनाओं से संबंधित प्रश्न। जब पहले ये रिवीजन कर लेते हैं फिर हम प्रश्न करेंगे, ओके। केंद्रीय बजट 2025-26 भारत सरकार की समावेशी विकास की प्रतिबद्धता को दर्शाता है ना। और क्या बताता है, जो वर्ग बताए थे वो कौन कौन से हैं, गरीब, युवा, किसान और महिला, इनके कल्याण पे हम विशेष ध्यान देने की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब वित्त मंत्री ने क्या कहा है कि विकसित भारत के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण प्रस्तुत की है जिसमें निम्नलिखित लक्ष्य शामिल हैं। पहला है कौन सा, शून्य गरीबी यानी कि 0 पॉवर्टी। दूसरा, सभी को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा 100%, कुशल श्रम शक्ति और अर्थपूर्ण रोजगार, 70% महिलाओं की आर्थिक गतिविधियों में भागीदारी, ठीक है। मैंने आपको 2-3 डाटा बताए थे जब हम ये आर्टिकल पढ़ रहे थे, ठीक है। आज हम उनको थोड़ा सा और रिवीजन कर लेंगे ताकि आपके दिमाग में थोड़ी सी चीजें बैठ जाए। भारत को दुनिया की खाद्य कटोरी बनाने की हमने बात करी थी, ठीक है। अब लिंग बजट का आवंटन देखते हैं हम, कितने कितने क्या आवंटन दिया गया है भाई, ठीक है, सरकार के द्वारा। तो पहला देखते हैं कि 25-26 में बजट में, है ना, लिंग बजट को कुल 8.86 तक बढ़ा दिया गया है, जो पिछले वर्षों में 6.8 से अधिक है, ठीक है, यानी कि वृद्धि करी गई है लिंग बजट में। लिंग बजट हमने क्या है, हमने ये देखा था, ठीक है। शुरुआत कब से हुई ये मैंने आपसे सवाल पूछा था, ठीक है। तो इसको भी थोड़ा रिवीजन करना, दिमाग चलाया करो, रिवीजन कर रहे हैं ना, तो हाँ ये बात भी हुई थी, वो बात भी हुई थी, सारे तरह से जो भी कुछ चर्चाएं चल रही थी उनको अपने दिमाग में लेकर आओ, ठीक है। ये 2 दशकों में सबसे अधिक आवंटन है, जिसमें 4.49 लाख करोड़ का हमने क्या किया है, प्रावधान किया है, ठीक है। देखो 49 केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों ने इसको वितरित किया है। 12 नए मंत्रालय जैसे कि रेलवे, पोर्ट, शिपिंग, भूमि संसाधन, फार्मास्यूटिकल और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग ने लिंग बजट को क्या किया है, अपनाया है। अब ये क्या दर्शाता है, तो ये दर्शाता है कि महिला सशक्तिकरण को संपूर्ण सरकारी दृष्टिकोण से लागू कर रही है, यानी कि पर इस लिंग बजट को, ठीक है, चाहे वो हमारे केंद्रीय मंत्रालय हो या नए मंत्रालय हो, सभी लोग बहुत सीरियस हैं कि महिला सशक्तिकरण को हम आगे लेके आने की बात कर रहे हैं, राइट। अब बात करते हैं हम महिला श्रम भागीदारी दर की, है ना। वो क्या बताता है कि पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे के अनुसार भारत में महिला श्रम भागीदारी दर, ठीक है, 2023-24 में बढ़ के कितनी हो गई है, 41% हो गई है, 41.7%, है ना, जो कि 21-22 में कितनी थी, 33 थी, जैसा कि मैंने आपको बताया था 21-22 में कितनी थी, 33, ठीक है। और अभी 23-24 में, है ना, 23-24 में कितनी हो गई है, 41 से 42% के आसपास हो गई है, ठीक है। टारगेट क्या है हमारा, तो टारगेट हम लेके चल रहे हैं, एक सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड,
हाँ, हम टारगेट लेके चल रहे हैं कि हमें 70% तक, है ना, महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाना है। ओके, कब तक बढ़ाना है? हमें 2047 तक। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ ध्यान देना कि 23-24 में हम कितने, अभी हम कितने पे 41, 21-22 में कितने पे थे हम? 33। ठीक है, वैश्विक स्तर पे कितनी वृद्धि हो रही है? 47। वैश्विक स्तर पे इतनी है, हमारी इतनी है, और पुरुषों की कितनी है श्रम भागीदारी दर? तो 79%। ठीक है, थोड़ा सा डाटा में समझने में थोड़ी सी दिक्कत होगी। ठीक है, यहाँ पर ये क्लियर है जो भी मैं आपको बता रही हूँ। ओके, तो देखो 2047 तक हमें 70% महिलाओं को, ठीक है, 47% वैश्विक स्तर पे है, 2047 तक 70% महिलाओं को आर्थिक भागीदारी के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कौशल विकास, रोजगार, उद्यमिता और संसाधन पर पहुंच, सामाजिक सुरक्षा, इस तरह के की पॉइंट्स की हमें जरूरत है ताकि हम अपने टारगेट को अचीव कर पाए। कि हमें चाहिए कि 2047 तक हम 70% तक महिलाओं की जो श्रम भागीदारी दर है उसको हम बढ़ा सकें। ठीक है, अब उसमें हमने बात की थी प्रमुख पहल की। ठीक है, प्रमुख पहल मैंने आपको डिटेल में समझाई थी, है ना। मैं उम्मीद कर रही हूँ आपको वो चीजें याद होंगी, आपने समझी होंगी। मैंने आपको ये भी कहा था एक बार इनको आप और अच्छे से चेक कर लेना। ठीक है, और वो आज के दिन के लिए ही बोला था मैंने कि आज हम रिवीजन करेंगे तो पता चलेगा कि कौन सही जवाब दे रहा है, कौन गलत जवाब दे रहा है। ठीक है, अब प्रमुख पहल की अगर हम बात करें तो सरकार ने महिलाओं और लड़कियों को सशक्त बनाने के लिए निम्नलिखित योजनाओं में बजट का आवंटन किया है। बजट बढ़ा है, बेसिकली ये जो हमारी योजना है ना, इनमें पैसा बढ़ा है। ठीक है, हमने देखा था स्किल इंडिया प्रोग्राम, ठीक है, उद्यमिता एवं कौशल विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान, दीनदयाल अंत्योदय योजना, मनरेगा, पीएम रोजगार सृजन, विश्वकर्मा योजना और धन धान्य कृषि योजना। ठीक है, जिसमें हमने देखा था कि कुल बजट 1.19 लाख करोड़ से बढ़ाकर 1.24 लाख करोड़ कर दिया है, जिसमें 52% फंड महिलाओं और लड़कियों के लिए आवंटित किया गया है। ठीक है, यानी कि 100% अगर फंड देने की बात चल रही है तो उसमें 52% फंड हमने महिलाओं और लड़कियों के लिए दिया है। ठीक है, समझ में आ गई बात? चलो, अब बात आती है ये देखने की कि आपने कितना रिवीजन किया है। ठीक है, चलो चलते हैं हम हमारे पहले सवाल पे। ठीक है, कृषि से संबंधित योजनाओं के संदर्भ में, है ना, किससे संबंधित? कृषि से संबंधित योजनाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? अब समझना है यहाँ थोड़ा सा। पहला हम देखेंगे, ये आपकी वन लाइनर क्वेश्चन है तो इसको आपको सही जवाब देना है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना छोटे और सीमांत किसानों को आर्थिक सहायता देता है। ठीक है, क्या ये सही है? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए प्राकृतिक आपदाओं से होने वाली फसल नुकसान के लिए बीमा कवरेज प्रदान करता है। क्या ये कथन सही है? हमें चेक करना है गलत, यहां मत अटक जाना। ठीक है, क्योंकि आप लोग देखते नहीं हो और जल्दी जल्दी आप कमेंट करना शुरू कर देते हो, तो थोड़ा सा संभल के, है ना। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, ठीक है, का उद्देश्य है कृषि उत्पादन को बढ़ावा देना और किसानों को आधुनिक तकनीकी से जोड़ना। ठीक है, और प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना आपको बताती है, ये वाली योजना, और ये प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना बताती है केवल बड़े किसानों को सिंचाई सुविधा प्रदान की जाती है। ठीक है, तो आपको बताना है कि इसमें से गलत कौन सा है। ठीक है, जल्दी जल्दी कमेंट करो और बताओ और रिवीजन करो। ठीक है, कि सही आंसर कौन सा होगा, सही उत्तर दो इसका। थोड़ा टाइम लो, सोचो समझो, पढ़ो अच्छे से और बताओ कि इसका सही आंसर कौन सा है। चलो, मैं उम्मीद कर रही हूँ सभी लोग सही जवाब देंगे इसका। वहीं चलते हैं हम हमारे दूसरे सवाल पे। ठीक है, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना, इसके बारे में भी हमने चर्चा की थी। ठीक है, देखो इस ये वाला जो प्रश्न है ना, कितनी सारी योजनाएं कवर कराया थी। किसान सम्मान निधि, बीमा योजना, कृषि विकास योजना और कृषि सिंचाई योजना। ठीक है, इसमें पढ़ा सिर्फ हमने एक के बारे में है। ठीक है, बाकी की इन तीनों योजनाओं के बारे में मैंने आपको डीएनए पढ़ाते टाइम कभी ना कुछ तो बताया थोड़ा बहुत। ठीक है, तो ये मत समझो कि ये इस हफ्ते की न्यूज है या फिर इस हफ्ते का रिवीजन चल रहा है। ठीक है, हम पूरा रिवीजन कर रहे हैं। अगर मान लो मैंने नहीं भी पढ़ाया है, ठीक है, तो आप एक बार खुद से सर्च करो इन सारी योजनाओं के बारे में। ठीक है, देखो कम समय में ज्यादा चीजें मिल जाए हमें, यही हमारी कोशिश है। ठीक है, और अगर एक पेपर हम एनालाइज करते हैं तो उसको एनालाइज करने का सही मतलब यही होता है। ठीक है, कि अगर हमारा सही जवाब आया है तो बहुत अच्छी चीज है, हम समझ जाते हैं कि भाई इस क्वेश्चन के बारे में हमें ठीक ठीक पता है। पर फिर भी ऐसा होता है कि उस प्रश्न के बहुत से ऐसे ऑप्शन होते हैं जो हमें नहीं आते हैं, तो हमारा ये फर्ज बनता है कि हम देखें कि उस प्रश्न के ऐसे ऑप्शन हैं जिनके बारे में हमने कभी नहीं पढ़ा या हमें थोड़ा बहुत पता है,
तो हम उसके बारे में सर्च करें, ठीक है। और अगर प्रश्न गलत होता है फिर तो उस पर आराम से थोड़ा टाइम दो, उसको समझो कि आप जब प्रश्न लगा रहे थे तब आप क्या सोच रहे थे, ठीक है, क्यों आपको ऐसा लगा, है ना। तो ये जो सारी चीजें एनालाइज करने की होती हैं, तो तब मुझे लगता है कि हाँ, कि हमारा प्रीलिम्स क्लियर हो सकता है। ओके, तो करोगे इन सारी चीजों को सर्च एक बार, जो पता होगा वो ठीक है, नहीं पता तो इनको एक बार और देखो, और पता है तो फिर भी एक बार रिवीजन करो, ठीक है। चलो चलते हैं हमारी दूसरी योजना पे। विश्वकर्मा योजना से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला हमारा कथन बताता है ये योजना का उद्देश्य परंपरागत कारीगरों और शिल्पकारों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। यह योजना केवल शहरी क्षेत्रों में लागू होती है और इस योजना के तहत, तीसरा हमारा कथन है कि पात्र लाभार्थियों को कौशल प्रशिक्षण और मार्केटिंग सहायता भी दी जाती है, ठीक है। आपके ऑप्शन है 1 2 2 3 1 3 उपरोक्त सभी। चलो इसका सही, सभी लोग सही जवाब देंगे, सभी सही जवाब, गलत नहीं होगा। ओके चलो चलो चलते हैं हम हमारे अगले आर्टिकल पे, ठीक है। लास्ट हमारा टॉपिक रिवीजन का तो वो ये है दोषी व्यक्तियों पर आजीवन प्रतिबंध पर विचार, ठीक है। क्या देखा था ये हमने कि भाई सरकारी नौकरी करने वाले, मतलब जो लोग व्यक्ति सरकारी नौकरी करना चाहते हैं, अगर उन पे किसी तरह का दाग लग जाता है, यानी मान लो वो किसी अपराध में निर्लिप्त पाए जाते हैं, तो उनका पूरा का पूरा हम मान लेते हैं कि आजीवन अब इनको हम सरकारी गतिविधियों से रोक लगा दी हमने, ठीक है। वो कभी पेपर नहीं दे सकते, कभी इस तरह की चीज़ों में वो शामिल नहीं हो सकते। वहीं अगर हम नेताओं की बात करें, यानी कि जो हमारे एमपी और एमएलए हैं, अगर उन पे किसी तरह का अपराध दोष सामने आता है, तो क्या उनको हमें आजीवन जो चुनाव लड़ने से रोक देना चाहिए या नहीं रोक देना चाहिए, यही हमने बात की थी पूरे। हम इसमें हमने आर्टिकल समझे थे, जनप्रतिनिधि अधिनियम के तहत धाराएं थी इसमें 3, उनको हमने डीप में एनालिसिस किया था, मैंने आपको अच्छे समझा था। तो आज हम उसी को हम एक बार रिवीजन करेंगे, राइट। देखो न्यूज का कंटेक्स्ट क्या बता रहा है कि भारत के सुप्रीम कोर्ट वर्तमान में उन याचिकाओं पर विचार कर रहे हैं या आजीवन प्रतिबंध की मांग करती है, ताकि आपराधिक मामलों में दोषी ठहराए गए व्यक्ति चुनाव न लड़ सके। यही बात थी हमारी, ठीक है। भारतीय राजनीतिक अपराधीकरण को समाप्त करने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम है, ठीक है। कानूनी ढांचे की अगर हम बात करें कि क्या है हमारे पास लीगल फ्रेमवर्क, तो पहली चीज हम देखेंगे कि जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951, ठीक है, ये चुनावी उम्मीदवारों को योग्यता के लिए निम्नलिखित प्रावधान प्रस्तुत करते हैं, ठीक है। जो 3 हमारी धाराएं थी वो बहुत ज्यादा जरूरी थी, उन्हीं को हम देखेंगे एक बार। क्या बता रहा है कि धारा 8 के सब क्लॉज 3 ऐसे बताता है कि ऐसे व्यक्ति जो किसी आपराधिक मामले में दोषी ठहराए गए हैं और 2 या 2 से अधिक वर्षों की सजा पाए हैं, ठीक है, तो वे चुनाव नहीं लड़ सकते। यानी कि धारा 8 का सब क्लॉज 3 बताती है कि किसी भी तरह का अगर अपराध किया है, ठीक है, यानी कि किसी भी आपराधिक मामले में अगर व्यक्ति दोषी ठहरा दिया जाता है, तो 2 या 2 से अधिक वर्षों की सजा उसको मिलेगी और वे चुनाव नहीं लड़ सकते इस टेन्योर पीरियड में, ठीक है। अगर ऐसे व्यक्ति अपनी सजा समाप्त होने के बाद और अगले 6 वर्षों तक अयोग्य रहते हैं, ठीक है, यानी कि पहली सजा का प्रावधान है 2 या 2 से अधिक तक, और बाद में 6 वर्षों तक उनको चुनाव लड़ने से रोक दिया जाता है, ठीक है। वहीं हमारी धारा 8 के सब क्लॉज 1 कहती है कि विशेष अपराध जैसे कि अस्पृश्यता, ठीक है, आतंकवाद और भ्रष्टाचार, ठीक है, अगर इस तरह के अपराध किसी व्यक्ति से होते हैं, तो उस दोष के तहत अगर इनके तहत व्यक्ति को दोषी ठहराया जाता है, तो व्यक्ति को उनकी सजा की अवधि की परवाह किए बिना, ठीक है, अयोग्य घोषित किया जाता है। यानी कि अगर सजा की अवधि चाहे 1 महीने भी रही हो, फिर भी हम उसको अयोग्य घोषित कर देंगे, पर लेकिन रिहाई के बाद ये भी 6 वर्ष तक चुनाव नहीं लड़ सकते और उसके बाद चुनाव लड़ सकते हो। इन दोनों में अंतर सिर्फ इतना है धारा 8 के सब क्लॉज 3 में कि यहाँ पे किसी भी अपराध की बात की गई है, और यहाँ पे बात करी गई है धारा 8 के सब क्लॉज 1 में कि अस्पृश्यता, आतंकवाद और भ्रष्टाचार से संबंधित अगर आपको सजा मिली है, चाहे वो कम समय के लिए भी सजा अगर आपको मिली है, तो आपको दोषी ठहराया जाएगा और आपकी सजा की अवधि चाहे कितनी भी हो तो आपको अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा, ठीक है। और रिहाई के बाद यहाँ भी सेम है कि आपको 6 साल तक चुनाव लड़ने नहीं दिया जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं धारा 8 के सब क्लॉज 4 की, ठीक है। तो वो क्या बताती है कि असंवैधानिक करार दिया गया, अगर इस धारा के तहत किसी व्यक्ति को असंवैधानिक करार कर दिया जाता है और दोषी ठहराए गए विधायक या सांसद को, है ना, अपील दायर करने के बाद पद पर बने रहने की अनुमति देती थी,
ठीक है, देखो बेसिकली मैं आपको समझाऊं क्या होता है इसमें। पहले ऐसा होता था कि अगर कोई व्यक्ति है ना इस धारा के तहत, धारा 8 के सब 4 के तहत अगर दोषी पाया गया है तो वो विधायक या सांसद क्या करता था, अपनी जो सीट है उसको सुरक्षित रख लेता था। ठीक है, यही बता रहा है कि बात करने के बाद पद पर बने रहने की अनुमति देती थी कि अगर आप दोषी ठहराए गए हो और अगर आप इस पद पे हो तो आप इस पद पे बने रहोगे, ऐसी हम अनुमति देते हैं इस धारा 8 के सब 4 के तहत। ठीक है, पर लेकिन अब इसमें परिवर्तन हुआ है। तो परिवर्तन क्या है कि अब कोई भी विधायक या सांसद दोषी ठहराया गया है तो वह तत्काल अयोग्य घोषित किया जाएगा। अब आप अपने पद पर नहीं बने रहोगे। ठीक है, अब आप दोषी हो, इसका मतलब दोषी हो, साथ ही साथ आप अयोग्य भी हो। ओके, चलो अपराधीकरण रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले हैं। मैंने सोचा मैं आपको थोड़ा सा रिवीजन करा दूं। ठीक है, कि एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, हर चुनावी उम्मीदवार को अपने आपराधिक रिकॉर्ड का खुलासा करना अनिवार्य किया गया है जिससे पारदर्शिता सुनिश्चित हो। ठीक है, मुख्य चुनाव आयुक्त और बनाम जन चौकीदार यानी सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है कि व्यक्ति जेल में है, मतदान नहीं कर सकता, इसलिए वे चुनाव भी नहीं लड़ सकते। ठीक है, चलो ये हमने टॉपिक अपना पूरा रिवीजन किया। जस्ट अ सेकेंड, अब करेंगे हम हमारे प्रीलिम्स का एक सवाल। ठीक है, ताकि आपकी जो धाराएं हैं वो आपकी क्लियर हो जाए, आपको समझ में आ जाए। देखो, जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। जो हमारी पहली धारा बताती है, इसके तहत यदि कोई व्यक्ति 2 या 2 से अधिक वर्षों की सजा पाता है तो अपनी सजा समाप्त होने के बाद है ना 6 वर्षों तक चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य रहता है। क्या ये इस धारा में सही बोला गया है? धारा 8 के सब 1 विशेष अपराधों के लिए अयोग्यता का प्रावधान करता है जिसमें आतंकवाद विरोधी कानून और भ्रष्टाचार विनिमय अधिनियम, सॉरी भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, माफ करना, ठीक है, शामिल है। ठीक है, धारा 8 के सब 4 ये बताता है कि सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक करार कर दिया गया कि दोषी विधायक और सांसदों को अपील करने के बाद पद पर बने रहने की अनुमति समाप्त हो गई है। ठीक है, आपके कौन से कथन सही होंगे? 1 2 2 3 1 3 या उपरोक्त सभी? चलो इस क्वेश्चन को ठीक से पढ़ो, ये वाला गलत नहीं होना चाहिए और इसका सही सही जवाब कमेंट करो। ठीक है, चलो मैं उम्मीद कर रही हूँ सभी लोग इसका सही जवाब देंगे। ठीक है, क्या होगा इसका सही जवाब आप कमेंट करो। इसका सही जवाब होगा वैसे डी। ओके, चलो ये थी अपनी वीकली न्यूज जिसका रिवीजन हमने किया। मैं उम्मीद कर रही हूँ ये प्रश्न आपको यूजफुल लगे होंगे। ठीक है, कुछ गलत होंगे कुछ सही होंगे, पर जिनके गलत हो गए हैं वो परेशान नहीं हो और जिनके सही हो गए हैं वो इतना ज़्यादा खुशी ना मनाए। ठीक है, क्योंकि अभी लड़ाई बहुत लंबी है और प्रैक्टिस अभी करना बहुत ज़्यादा बाकी है। ठीक है, और सैटरडे की जो न्यूज़ है अपनी तो उसको लेके ज़्यादा परेशान नहीं होना। मंडे को जब हम क्लास करेंगे अपनी, है ना, लाइव क्लास होगी आपकी, और तो उसमें हम जो आज की न्यूज़ रह गई है मैं उसको कुछ कवर करूंगी, साथ ही साथ मंडे की भी न्यूज़ पढ़ेंगे हम। ठीक है, तो न्यूज़ छूट जाएगी ये अपने दिमाग में बिल्कुल कभी विचार लेके नहीं आना। ठीक है, सब कुछ कवर होता रहेगा आपका, जैसा कि मैं अभी तक कराते आने की कोशिश करते आ रही हूँ और आप भी मेरा पूरा साथ दे रहे हैं, उसके लिए थैंक यू सो मच। चलिए मिलती हूँ मैं आपसे मंडे को लाइव। तो अपना ध्यान रखना, अच्छे से अपनी पढ़ाई करिएगा, अपना रिवीजन करिए। थैंक यू सो मच।